अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी के भूगोल विषय का लेसन 2 है। तो आज हम लेसन 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का क्या है? एक मॉडल है। पृथ्वी का मॉडल है, यानी हम पृथ्वी को ऐसे तो देख नहीं सकते अपन, या पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, जो सेम पृथ्वी जैसा ही होता है, लेकिन उसका क्या होता है? लघु रूप होता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। सेम जो सुई है, ऐसी काल्पनिक रेखा अक्ष पृथ्वी में भी होती है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। यानी कि जो ग्लोब में से जो सुई गुजरती है, या पृथ्वी के मध्य से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है, वो कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मैंने बताया था ना, जो काल्पनिक रेखा उत्तर व दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरती है, वह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना? जो पृथ्वी की अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। तो हम देखो, जो ग्लोब होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? कई कटिबंधों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्लोब की जो मध्य से जो रेखा गुजरती है, या पृथ्वी के जो मध्य से रेखा गुजरती है, उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे करते बहुत सारी रेखाएं इसके अंदर से गुजरती है। इन रेखाओं की टोटल संख्या होती है 90। ठीक है। 90 नहीं, 90 उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती है, और एक ये 0। तो टोटल कितनी होगी? एक 90 90 180, 90 प्लस 90 प्लस ये जो 0 डिग्री रेखा है, ठीक है ना, तो इसको एक मान लो, तो होगी 181। ये 0 डिग्री से जो ऊपर है उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो नीचे है उन्हें कहेंगे हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब मैं आपको बता देती हूँ इन रेखाओं के जो अलग अलग नाम हैं और इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं, और ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी जो उत्तर दिशा के अंदर 23.5 डिग्री रेखा है, अक्षांश रेखा, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। इसी तरीके से उत्तर में स्थित 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, उत्तर दिशा में। उसी प्रकार से दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को उत्तर दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसके बाद इन रेखाओं के मध्य कुछ कटिबंध पाए जाते हैं। तो हम उन कटिबंध, यानी पृथ्वी का जो ताप है, ताप आधारित कटिबंध है, उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। उत्तर दिशा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा के अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है, वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य सर पर चमकता रहता है, इसलिए ये क्या इलाका गर्म होता है। ठीक, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ सूर्य है तो इसकी किरणें यहाँ सीधी पड़ेगी, और यहाँ क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी, है ना। तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के और
23.5 डिग्री दक्षिणी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। जो उत्तर दिशा में होगा उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और जो दक्षिणी दिशा में होगा उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा व उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य के कटिबंध को शीत कटिबंध कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के मध्य के कटिबंध को क्या कहते हैं? दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। अब इनको हम परिभाषा के रूप में जानते हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हमने ऐसे रेखाएं खींची थी और आपको मालूम होगा जो दिशा का इंडिकेशन अगर मैं करूं तो सबसे ऊपर आता है नॉर्थ, यहाँ आता है साउथ, यहाँ आता है ईस्ट और यहाँ आता है वेस्ट। जो ये लाइनें कैसे चलती है, चाहे इनको ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, लेकिन मिला तो पूर्व पश्चिम को ही रही है या पश्चिम पूर्व को ही मिला रही है। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। मैंने आपको बताया था कि इनके दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये तथ्य आधारित क्वेश्चन हो गया। गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देती है। इन दो समान भागों को गोलार्ध कहते हैं। अतः दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो मैंने आपको चित्र में बताया था, 0 डिग्री रेखा जो है बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। जो पृथ्वी है उसको क्या करेगी? वो दो भागों में बांट देगी। तो उत्तर वाली दिशा वाले को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण दिशा वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा भी कहलाती है। ये रेखा भूमि यानी पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका एक और अन्य नाम भी है, विषुवत व्रत। भूमध्य रेखा के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। एक तो भूमध्य रेखा हो गया, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया और एक विषुवत व्रत हो गया। उसके बाद है कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यानी उत्तर दिशा वाली क्या कहलाएगी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा जो है। और मकर रेखा किसे कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। उसी तरीके से आर्कटिक व्रत उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत या उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। जो आर्कटिक व्रत है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि अंटार्कटिक व्रत क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक व्रत या दक्षिण ध्रुव व्रत कहते हैं। ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी जो दोनों पोल हैं, ध्रुव हैं, तो दोनों के क्या नाम होंगे? 90 डिग्री पर है, इनका एक का नाम है उत्तरी ध्रुव और दूसरे का नाम है दक्षिणी ध्रुव। अब आ जाते हैं हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पर। पृथ्वी के ताप कटिबंध ताप के अनुसार कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग जो मैंने बताया था आपको,
ये वाला भाग है ना, ये कैसा है, उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर क्या करता है, वर्ष में सूर्य जो होता है सिर पर रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक वृत्त के नीचे है ना, और यहाँ पे मकर रेखा के नीचे और अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर जो है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान वर्ष भर मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध है कहलाते हैं। शीत कटिबंध में आपने देखा होगा जो पोल आते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ तो वैसे भी 6-6 महीने ना तो सूरज निकलता है और यहाँ बर्फ जमी रहती है ना। सूरज ना निकले, सूरज क्या है, उष्मा का स्रोत है, तो जो बर्फ है उसको उष्मा ही नहीं मिलती तो पिघलेगी कैसे, है ना। इसलिए वो कैसा बंध है, शीत कटिबंध है। ये मैंने ग्लोब का एक और हिस्सा बताया आपको। जैसे हमने वो आड़ी रेखाएं खींची थी, ये क्या उत्तर से दक्षिण पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ये रेखाएं जैसे इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं के बारे में आपको मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो मध्य से रेखा गुजर रही है उसको प्रमुख याम्योत्तर, मानक देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि ये क्या आता है, ग्रीनविच रेखा के मध्य से गुजरती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम यहाँ पॉइंट करें, इसको अगर 0 डिग्री माने तो ये कोण अगर कैसे हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। 180 हो गया तो ठीक इससे क्या होगा, यहाँ पे भी एक 179 और यहाँ पे भी 179 रेखाएं आ जाएगी ऐसे। उसके बाद ये क्या होता है, जैसे मतीरा नहीं होता, मतीरे की रेखाएं ऐसे निकली हुई होती है, तो ये सारी रेखाएं क्या होती है, एक ही बिंदु से निकलती है, जबकि अक्षांश रेखा एक बिंदु से नहीं निकल रही थी, वो एक दूसरे के समानांतर थी। ये क्या कर रही हैं, एक बिंदु से निकल रही हैं और दूसरे बिंदु पर मिल रही हैं, या चाहे दूसरे बिंदु से निकलकर पहले बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये रेखाएं आपस में मिल रही हैं। जब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो जो ये सेल बनते हैं, बॉक्स बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो ये बीच में तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसको वापस एक बिंदु पे मिलना है इन रेखाओं को, इसलिए क्या है, ध्रुवों की तरफ तो इनके मध्य की जो दूरी है वो कम हो रही है, लेकिन मध्य में इनकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकी जो दूरी होती है ना, इस तरह से देखो, एक और बात, देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होती है, और जो देशांतर रेखाएं होती है ना, उनकी भूमध्य रेखा के ऊपर जो दूरी होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। ये चाहो तो आप नोटिस कर सकते हो। अब प्रमुख याम्योत्तर रेखा क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा या मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। जो प्रमुख याम्योत्तर जो हो गया उसके कितने नाम हो गए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, फिर प्रमुख याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, ग्रीनविच रेखा, मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समय की गणना करने के काम आती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पूरा सर्कल घूमती है,
पूरा सर्कल घूमती है ना, ऐसे पृथ्वी पूरा अपनी जगह पे जो पूरा घूम जाती है, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ से इसको जैसे कोण बनाते हुए चलें, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री, फिर ये आया 180 डिग्री, फिर ये आया 270 डिग्री, फिर आए तो 360 डिग्री। तो पृथ्वी को लगभग 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिग्री में 24 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। अब 15 डिग्री घूमने में वो 1 घंटा लेती है, यानी 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा? तो 60 में हम 15 का भाग दे देंगे तो आएगा 4 मिनट, यानी 15 चौके 60, क्योंकि हमने इसको मिनट में बदल लिया है ना, 15 चौक 60, तो 4 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया। अब हमें किसी जगह का समय ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर 1 PM हो रही है, ठीक है, और उससे हम लोग 10 डिग्री 10 डिग्री देशांतर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, 10 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं ना, तो 1 डिग्री 4 मिनट है, तो 10 डिग्री कितना होगा? 10 मिनट होगा। नहीं, 10 से गुणा कर देंगे अपन तो 40 हो जाएगा। तो 10 डिग्री पर जो भी स्थान स्थित है वहां उस समय कितनी बजेगी? 1:40 तब वहां पर टाइम हो जाएगा 1:40 PM। तो हम ये मानक रेखा से आगे बढ़ रहे हैं, या किसी भी स्थान पर जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां से एक, है ना, 1 डिग्री का 4 मिनट हम काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम उस स्थान का समय निकाल सकते हैं। तो देशांतर रेखाएं और समय को निकालने की काम आती है, और अक्षांश रेखाएं दूरी निकालने के काम आती है। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी, अक्षांश रेखा है। अगर अक्षांश रेखा के मध्य की एक दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी थी? 111 किलोमीटर। तो यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल 5 डिग्री, है ना, 5 डिग्री ऊपर की तरफ चले, उत्तरी अक्षांश की तरफ 0 से, तो क्या करेंगे? 5 को हम 111 से किलोमीटर से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या हो गया? वो दूरी कितनी हो गई? 555 किलोमीटर। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।